नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। जल्दी से आप सबका स्वागत करते हैं, हम हार्दिक स्वागत करते हैं आपका पढ़ना पढ़ाना के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं हमारे संविधान की विशेषताओं के बारे में, यानी साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम अपने संविधान की उन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्यों इतने सालों के बाद भी हमारा संविधान हमारे लिए इतना उपयोगी है। क्यों विभिन्न देशों के संविधानों की तुलना में हमारा संविधान अपनी अलग पहचान रखता है। क्यों विश्व पटल पर यह संविधान अपनी पहचान बहुत गर्व के साथ हमें गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारे पास इतनी विविधता और इतना एक्सटेंशन होने के बावजूद आज भी हमारा देश अपनी विकास की दर के साथ साथ बुलंदियों को छू रहा है। तो जल्दी से देखते हैं कि हमारे संविधान की जो है क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो संविधान है इसमें बहुत से तत्व और मूल भावनाओं का जो संबंध है वो अद्वितीय है। और ये अलग बात है कि जो हमारा संविधान है वो विभिन्न देशों के संविधानों का अवलोकन करके बनाया गया है, किंतु कभी भी ऐसा नहीं है कि हमने किसी अन्य देश के संविधान की कोई चीज अपने यहाँ बिल्कुल चेप दी है या किसी अन्य देश के संविधान को चुरा लिया है। बहुत से लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि हमारा संविधान तो दूसरे देशों के संविधानों से उधार मांगा गया संविधान। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अंबेडकर जी संविधान सभा में ये बात कहते हैं बहुत गर्व के साथ कि हमने अपने संविधान को अनेक देशों के संविधान को छानने के बाद, हमने विश्व के अनेक देशों के संविधान को छानने के बाद हमने अपना संविधान बनाया है। यानी हमारी विविधताओं वाले देश में सभी देशों के संविधान का हम लोगों ने अवलोकन किया है और अपनी आवश्यकता के अनुसार जो चीज जहाँ की खराब थी उसमें संशोधन किया है और उसको अपने अनुरूप बना करके अपने संविधान में जगह दी। हाँ, हमारे मूल संविधान से अब तक, यानी जो मूल संविधान हमारे यहाँ 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, उसमें कई ऐसे तत्व थे जिसमें अब तक परिवर्तन हो चुके हैं समय के साथ। जिसमें अगर आप देखो कि जो सबसे प्रमुख अमेंडमेंट हुए हमारे संविधान में, वो जैसे 7वां संविधान संशोधन है, यानी 7वें संविधान संशोधन है। आप देखो 42वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन है और 73वें संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन है। ये कुछ ऐसे संविधान संशोधन है जिसने जो मूल रूप से हमारे यहाँ संविधान अपनाया गया था उसमें एक बड़े लेवल पर, एक बड़े पैमाने पर उसमें परिवर्तन किया है। खासकर अगर आप देखो तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ है, ये वही दौर है जब हमारे यहाँ इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा है इंदिरा गांधी के टाइम में। तो इस संविधान संशोधन ने हमारे संविधान में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया, कई सारे पर। इसलिए इस 42वें संविधान संशोधन 1976 को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा किस संविधान संशोधन को दिया जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को दिया जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया जाता है। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हमारे संविधान में जो है परिवर्तन हुए। अपनी जरूरत और आवश्यकताओं के अनुरूप हमने जो है उसमें परिवर्तन किए, लेकिन कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं हो सकता जो हमारी मूल भावनाओं को खंडित करता। जो संविधान की मूल भावनाओं को खंडित करने वाला कोई भी
ऐसा अमेंडमेंट नहीं हो सकता हमारे यहाँ जो संविधान के मूल ढांचे को यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट करता हो। देखते हैं हमारे संविधान की क्या खास बातें हैं। तो कई सारी हमारे संविधान की खास बातें हैं। आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान की क्या प्रमुख खास बातें हैं। तो एक नजर डाल लेते हैं कि हमारे संविधान में ऐसा क्या खास है और उसके बाद डिटेल में एक एक पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले एक नजर देख लेते हैं कि हमारे संविधान में कुछ ऐसी चीजें निकाल के बाहर रखते हैं जो हम कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान की खास बातें हैं। तो अगर आप देखो कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, तो सबसे पहली विशेषता हमारे संविधान की ये है कि ये सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अभी बात करेंगे क्या है और लिखित संविधान। पहली विशेषता क्या है कि हमारा संविधान एक तो सबसे लंबा संविधान है, दूसरा लिखित संविधान है। अभी इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरी जो खास बात है हमारे संविधान की, इसमें विभिन्न देशों के संविधान से विहित किया हुआ संविधान। विभिन्न देशों के संविधान का अवलोकन किया है हमने। विभिन्न देशों से कुछ ना कुछ जो वहां का अच्छी चीजें हैं उसको हमने अडॉप्ट की हैं, अपने हिसाब से उसमें अमेंडमेंट किया है और उसको अपने संविधान में जगह दी। ये भी देखेंगे कि किस देश से किस कॉन्सेप्ट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी है, ये भी यहीं पर देखेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में एकात्मकता की ओर झुकाव दिया गया है। आप देखो तो हम लोग ऐसे इतिहास से गुजरे थे जहां पर कोई एक ऐसी बड़ी शक्ति नहीं थी जो ब्रिटिशर से सीधा लड़ पाए। अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग राजाएं हैं, अपने अपने क्षेत्र में खुश हैं। अंग्रेजों ने इसी का तो फायदा उठाया है ना, आपस में ही तो फूट डलवा करके पूरे भारत पर कब्जा किए। तो अब हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि फिर से ये सिचुएशन हमारे यहाँ है, तो इसलिए हम लोगों ने एकात्मकता की ओर झुकाव दिया है। अभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये क्या है। लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ हम लोगों ने संघीय व्यवस्था अपनाई। एकात्मकता की ओर के साथ साथ हम लोगों ने संघीय व्यवस्था अपनाई है। हालांकि पूरे संविधान में कहीं पर भी इस संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, संविधान में कहीं पे भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं, लेकिन ऐसे फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ फेडरलिज्म के भी जो लक्षण है वो हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो तो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली, अभी संसदीय प्रणाली या संसदीय रूप की सरकार का कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। अभी बात करेंगे कि संसदीय प्रणाली क्या है या संसदीय रूप की सरकार क्या होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, कहां से जो है इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है, डिटेल चर्चा करेंगे। क्या होता है अध्यक्षीय प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, क्या विशेष लक्षण है, इस पर डिटेल चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्लियर है बात। इसके अलावा आप देखो तो हमारे यहाँ जो बात की गई है तो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय रखा गया है।
यानी संसदीय संप्रभुता भी है और न्यायिक सर्वोच्चता के कॉन्सेप्ट को भी हमारे यहाँ जगह दी गई है। अभी डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने लिखा है, मजा आ जाएगा। अभी डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर, एकदम तबीयत हरी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? और अगर आप देखो तो हमारे यहाँ नभ्यता और अनभ्यता का समन्वय किया गया है। क्या समन्वय किया गया है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक तो हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है और दूसरा जो हमारा संविधान है वो रिजिड है। क्यों हम कह रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है? क्यों हम कह रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कठोर यानी रिजिड भी है? अनभ्यता मतलब निजिड, नभ्यता है। क्यों कह रहे हैं अभी डिटेल पर जो है इसको हम लोग बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा अगर आप देखो तो हमारे संविधान में एकल या उससे पहले पंथ निरपेक्ष राज्य की परिकल्पना की गई। प्रस्तावना में आप देखोगे हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष राज्य की परिकल्पना की गई। बात करेंगे कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, क्यों हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हालांकि मूल संविधान में सेकुलरिज्म शब्द नहीं था, बाद में संविधान संशोधन करके इसको प्रस्तावना में ऐड किया गया। ये भी बात करेंगे कि संविधान संशोधन द्वारा। और अगर आप देखो कि हमारे संविधान की क्या खास बात है तो हमारे संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। मौलिक अधिकारों की बात की गई है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, अभी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो हमारे संविधान में आप मौलिक अधिकार के बाद आप आगे बढ़ जाओ तो यहाँ पर आपका जो है मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, बात करेंगे क्या होते हैं मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा आप देखो कि हमारे संविधान की क्या खास बात है तो हमारे यहाँ डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जगह दी गई है। हालांकि मूल संविधान में ये डीपीएसपी फंड मौलिक कर्तव्य नहीं थे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसको शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्यों को, अभी चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य को भी हमारे संविधान जो है डायरेक्शन देता है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की परिकल्पना हमारे संविधान में की गई है, इसको समझेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा आप देखो तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि राज्य के लोगों की एक अलग नागरिकता बनेगी और संघ के लोगों की अलग नागरिकता बनेगी। यानी ऐसा नहीं है कि भारत के लिए एक आपका अलग निर्वाचन कार्ड बनेगा, पहचान पत्र बनेगा, और अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए अलग जो है पहचान पत्र बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। आप भारत के किसी कोने में रहते होंगे, आपकी एक ही पहचान पत्र बनेगी, एक ही आइडेंटिटी बनेगी, आप भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राज्यों की भी जो है सिटीजनशिप मिलती है और जो है अमेरिका की भी सिटीजनशिप जो है मिलती है। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता के कॉन्सेप्ट को भी जो है जगह दी गई है। इसके अलावा आप देखो तो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार का कॉन्सेप्ट है। 3 स्तर पर सरकारों की बात की गई है। स्वतंत्र निकाय हैं हमारे यहाँ, स्वतंत्र निकायों को भी जगह हमारे यहाँ दी गई है। यानी आप देखो कि हमारे यहाँ जो है
लोक सेवा आयोग भी है, फाइनेंस कमीशन भी है, राज्य लोक सेवा आयोग भी है ना, महिला आयोग भी है, मानवाधिकार आयोग भी है। कई सारी ऐसी अथॉरिटीज हैं जो राज्य के साथ जो है स्वतंत्र रूप से काम करती है ना। तो इसके अलावा आप देखो तो एकीकृत, यहां पर कह सकते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका रखी गई। स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट, ये भी हमारे संविधान की खास बात है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो एक तो एकीकृत है और दूसरी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये कुछ हमने अपने संविधान की विशेषताएं जो है लिखी हैं। जैसे हमारा संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हमारा संविधान विश्व के अनेक देशों के संविधानों को छानने के बाद ये जो है बना है। किस देश से क्या हमने लिया है ये भी यहीं पर जो है चर्चा करेंगे। इसके अलावा एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है या संसदीय सरकार का रूप है या संसदीय रूप की सरकार हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट दिया गया है। संसदीय संप्रभुता यानी संसद की संप्रभुता तो रखी गई है, साथ ही साथ न्यायिक सर्वोच्चता भी रखी गई है। तो जब संसदीय संप्रभुता भी है और न्यायिक सर्वोच्चता भी है तो ऐसे केस में, हालांकि संसदीय संप्रभुता का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन का है और न्यायिक सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ का है, अमेरिका का है, और इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अपने यहाँ अडॉप्ट किया है। और जब अडॉप्ट किया है तो आखिर इन दोनों में समन्वय कैसे बैठाया जाएगा, इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नभ्यता और अनभ्यता का समन्वय है, यानी हमारा संविधान रिजिड भी है और हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है, इसको भी यहाँ पर समझेंगे किस तरह। पंथ निरपेक्ष राज्य की परिकल्पना की गई है, इसको भी देखेंगे। मौलिक अधिकार है, एकल नागरिकता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है। त्रिस्तरीय सरकार की अवधारणा है, स्वतंत्र निकायों की अवधारणा है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा है। इस तरह आप देखो तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगभग 15 पॉइंट हमने आपको बता दिए हमारे संविधान की क्या खास बातें हैं। एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा संविधान हम क्यों कह रहे हैं कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, इस पर सबसे पहले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे संविधान की विशेषता, अभी ये बिल्कुल मत सोचिएगा जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए आपको संसदीय रूप नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए आपको जो है संघीय व्यवस्था नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या मास्टर वाली लिख रहा है, हो सकता है आपको संसदीय संप्रभुता का शब्द नहीं समझ में आ रहा हो सकता है न्यायिक सर्वोच्चता का जो है आपको शब्द नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। तो अभी सब जो है आपको समझ में आने लगेगा, जैसे जैसे अभी संविधान पढ़ेंगे तब भी समझ में आने लगेगा। और आज भी हम एक एक पॉइंट पर अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, तब भी ये चीज आपको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो बस बने रहिए हमारे साथ और बहुत इंटरेस्ट के साथ जो है इस चीज को समझने का प्रयास करिए, क्यों हमारा संविधान अलग है। बड़ा मजा आ जाएगा कि आज तक हमारा संविधान जो है उपयोगी क्यों है। आइए देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि हमारा संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जो संविधान होते हैं, आप देखो संविधान जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो लिखित हो सकता है और या तो वो अलिखित हो सकता है। यानी ये भी हो सकता है कि किसी देश में पूरा संविधान लिख दिया गया हो पेपर के ऊपर और पूरी जो है बुक जो है वहां पर रखी हो कि कैसे कैसे क्या होगा, और ये भी हो सकता है कि वहां का संविधान लिखा ना हो, ये भी तो पॉसिबल है। तो संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। अब अगर आप देखो कि लिखित संविधान कहाँ का है, तो जैसे अमेरिका का संविधान है। कहाँ का संविधान है? अमेरिका का संविधान है। जैसे आप देखो अलिखित संविधान कहाँ का है, आप देखो ब्रिटेन का जो संविधान है वहां संविधान दिखाई नहीं गया है पर संविधान है, चल रही है पीढ़ी टू पीढ़ी। बात समझ आ रही कि नहीं?
तो संविधान दो तरह का हो सकता है, लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है। अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान, लिखित संविधान जैसे अमेरिका का संविधान। इसी तरह जो हमारा संविधान है वो ऐसा नहीं कि अलिखित है, हमारा संविधान कैसा है, लिखित, लिख दिया गया है, हर एक चीज लिख दी गई है। कौन सी चीज कितने कदम चलेगी, अगर घोड़ा जो है कन्याकुमारी से चलेगा और कश्मीर तक जाएगा तो कितने कदम चलेगा, ये भी संविधान में लिख दिया गया। एक एग्जाम्पल, उसके लिए कितने आप पैसे लोगे, ये भी जो है लिख दिया। एक एग्जाम्पल, हर पूरी प्रोसेस लिख दी गई। बात समझ में आ रही है? तो हमारा संविधान एक तो लिखित संविधान, दूसरा सबसे लंबा संविधान है। आप देखो कि जो संविधान हमारे यहाँ 1949 में अपनाया गया है, कब, 26 नवंबर 1949 को, इस संविधान में आप देखो तो 395 अनुच्छेद है। अब आप कहोगे अनुच्छेद क्या होते हैं? तो रूल्स को इनडायरेक्टली जो नियम होते हैं, जैसे हमने कहा नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3, रूल 1, रूल 2, रूल 3, तो इस तरह इसको हिंदी में धाराएं भी कहते हैं, या संवैधानिक भाषा में इसको अनुच्छेद कहते हैं। मूल रूप से हमारे यहाँ 395 अनुच्छेद थे, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारे यहाँ अपनाया गया था। इसमें ये 22 भाग में विभक्त था। भाग को आप कह सकते हो कि चैप्टर, भाग को क्या कह सकते हो, चैप्टर यानी पार्ट। कितने भागों में विभक्त था हमारा संविधान? 22 भागों में विभक्त था। तीसरी चीज अनुसूचियां थी। तो कितनी अनुसूचियां थी हमारे संविधान में? तो हमारे संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी उस समय वो 8 थी। तो जो मूल रूप से हमारे यहाँ संविधान अपनाया गया उसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूची। अगर आप अमेरिका का संविधान देखो तो लगभग 7 या 11 जो है वहां पर अनुच्छेद हैं। इसी तरह आप जो है कनाडा का संविधान देखो, लगभग 127 अनुच्छेदों के आसपास वहां के संविधान में धाराएं हैं। लेकिन आप अगर हमारा संविधान देखोगे तो हमारे संविधान में आप देखो कि 395 रूल है और 22 भाग है और 8 अनुसूची। इस तरह हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान बना, विश्व का सबसे लंबा संविधान बना, और दूसरा ये लिखित संविधान बना। अगर आप वर्तमान में देखो, वर्तमान की मतलब अगर हम 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ऐड कर ले, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर हम ऐड करने की बात करेंगे, संविधान संशोधन क्या होता है पूरी बात करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, और एक तरह की जो मेजोरिटी है वो क्या होती है, वो भी हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। बने रहिए। 105वां संविधान संशोधन यानी राज्यों को जो ऑथराइज किया है इसने कि ओबीसी के लिए आप जो है रिव्यू कीजिए, वो जो है 105वां संविधान संशोधन को अगर ऐड कर दे तो अब वर्तमान में हमारे यहाँ 470 यानी 470 अनुच्छेद हैं, 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूचियां हैं। क्या क्या है? 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां या शेड्यूल कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन को, मान लो कि कोई चीज हमें नहीं समझ में आती तो उसका एक्सप्लेनेशन जो है दिया जाता है, तो वो जो एक्सप्लेनेशन रखा जाता है उस चीज का, उसको हम लोग शेड्यूल कहते हैं या अनुसूचियां कहते हैं। तो इस तरह आप देखो कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है और हमारा लिखित संविधान है। तो सबसे बड़ी खास बात हमारे संविधान की ये है कि ये विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में? 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग में विभक्त है और 12 अनुसूचियां हैं। 25 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से 1949 में अपनाया गया संविधान। ये 25वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन कब हुआ है भैया? 2021 में। उसके बाद की हम बात कर रहे हैं।
105वें यानी 2021 में हुए 105वें संविधान संशोधन की बात हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखो जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया संविधान था, उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में विभाग था और 8 अनुसूचियां थी। भाग कहते हैं चैप्टर्स को, अनुच्छेद कहते हैं रूल्स या धाराओं को, और अनुसूचियां यानी उन धाराओं का क्या एक्सप्लेनेशन, उन अनुच्छेद का क्या चीज एक्सप्लेनेशन जहां पर लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? शेड्यूल कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी जो खास बात हमारे यहाँ थी वो क्या थी? दूसरी खास बात हमारे यहाँ ये है कि हमारा जो संविधान है वो विभिन्न देशों से विहित किया हुआ संविधान। हमारा जो संविधान है वो विभिन्न देशों से विहित किया हुआ संविधान, विभिन्न देशों से विहित किया हुआ संविधान, यानी बहुत सी ऐसी परिकल्पनाएं हैं जो हमने अनेक देशों का संविधानों को अवलोकन करके अपने संविधान में जगह दी है। तो कहां से किस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने लिया है इसको आज यहीं पर देखेंगे। हमने पहले ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत गर्व के साथ ये घोषणा की थी कि जो हमारा संविधान है वो विश्व के अनेक संविधानों को छानने के बाद हमने अपने संविधान का निर्माण किया है। तो ये कभी मत कहिएगा कि जो है हमारा संविधान कहीं से चेपा हुआ संविधान है या कहीं से चोरी किया हुआ संविधान। क्लियर है बात? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1935 भारतीय या भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोगों ने क्या क्या चीजें ली हैं इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आपको पता ही है कि भारतीय शासन अधिनियम में क्या क्या प्रोविजन हुए थे। तो पहली चीज की हमारे यहाँ जो आपातकाल का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे यहाँ आपातकाल जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता है, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। दूसरी चीज, राज्यों में राज्यपाल का कार्यालय ऑफिस ऑफ गवर्नर का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। हालांकि अगर ये आ जाए कि राज्यों में जो राज्यपाल का नियुक्ति है वो केंद्र करता है, कौन करता है? केंद्र करता है, और ये पूछ ले कि ये कहां से लिया गया है तो अभी बताएंगे कि कनाडा से लिया गया है, अभी बताएंगे। बहुत ध्यान से जो है उसको समझिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? राज्यों में जो राज्यपाल का जो है नियुक्ति है वो कहां से ली गई? कनाडा से ली गई, अभी हम बताएंगे। और राज्यपाल का कार्यालय का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? राज्यपाल के कार्यालय का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने लिया है कहां से? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। इसके अलावा संघीय प्रणाली का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? तो संघीय प्रणाली का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। संघीय प्रणाली का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल के कार्यालय का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकाल का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है इसको भी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। बहुत आराम से इसको रट लीजिएगा। ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी जो है छोड़िएगा नहीं, एक एक चीज कॉपी पर लेकर के लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपका आता ही आता है
किसी भी एग्जाम में, छोटे से बड़े जो है एग्जाम में यहाँ से एक सवाल आपका आना ही आना है। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ लिया गया है, जैसे मान लीजिए संसदीय शासन, क्या लिया गया है, संसदीय शासन चलेगा, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ चलेगा। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगर और आप बात करो कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो जैसे विधि का शासन, विधि का शासन होगा। विधि के शासन का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगर पूछ ले आपसे कि हमारे यहाँ विधि का शासन है, लॉ का नियम हमारे यहाँ चलता है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अगर आप देखो तो हमारे यहाँ जो विधायी प्रक्रिया है, यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, जो विधायी प्रक्रिया है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा आप देखो कि हमारे यहाँ जो सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट, एकल नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। जो हमारे यहाँ सिंगल यानी राज्य की अपनी नागरिकता नहीं होगी, सब जो नागरिकता देगी वही पूरे भारत में मान्य होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी नागरिक के राज्य की भी अपनी नागरिकता है और संघ की भी अपनी नागरिकता है, ऐसा हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ है, अमेरिका में। हमने ब्रिटेन से एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया। अगर आप और देखो कि ब्रिटेन से क्या लिया है, तो जब संसदीय प्रणाली है तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ जो मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडलीय मंडल सरकार का कॉन्सेप्ट है, यानी प्रेसिडेंशियल रूल नहीं, हमारे यहाँ पूरा कैबिनेट मिलकर के गवर्नमेंट चलाएगी। जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, जो मंत्रिमंडल की जो सरकार हमारे यहाँ चलेगी, ये भी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा आप देखो कि द्विसदनवाद या द्विसदनीय व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। यानी एक लोकसभा होगी और एक राज्यसभा होगी, ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। यहाँ तक इतनी चीजें हम लोगों ने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है, बिल्कुल इसको रख लीजिएगा। संसदीय प्रणाली का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। विधि के शासन का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। मंत्रिमंडल सरकार का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। द्विसदनवाद या द्विसदनीय व्यवस्था हमारे यहाँ होगी, ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। अगर पूछ ले आपातकाल उपबंध हमने कहाँ से लिए हैं, तो 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। गवर्नर के कार्यालय का, राज्यपाल के कार्यालय का जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिया है, वो हमने जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया। संघीय सरकार के स्वरूप का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। आप देखो हमारे संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से मेल खाता हुआ भाषण में। और देखो कि अब हम देख लेते हैं कि ब्रिटेन के अलावा हमारे यहाँ अमेरिका से क्या क्या चीजें ली गई, कहां से, अमेरिका से हमारे यहाँ क्या क्या चीजें ली गई हैं, इसको भी हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे कि अमेरिका से हमारे यहाँ क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो अमेरिका से जो हमारे यहाँ संविधान में चीज ली गई है, वो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है हमारे यहाँ मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है, मौलिक अधिकारों की जो उपबंध किए वो कहां से किए, अमेरिका से किए, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है, यानी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम होगा, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। यानी जो सर्वोच्चता है वो हमने अमेरिका से लिया। पर अगर पूछ ले कि न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, न्यायपालिका के गठन का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, तो वो हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। अगर पूछ ले कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, तो वो हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। बिल्कुल क्लियर रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा पूछ ले कि वो हमने अमेरिका से क्या लिया है, तो उपराष्ट्रपति का जो हमारे यहाँ पद है, जो कार्यालय है, वो कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। यानी उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो पद है, का पद का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है।
अगर इसके अलावा आप देखो कि अमेरिका से हम लोगों ने क्या लिया है, तो महाभियोग यानी राष्ट्रपति को पद से हटाना हो। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है महाभियोग यानी अनुच्छेद 61 बात करेंगे डिटेल में जब पार्ट 5 पढ़ेंगे अपने संविधान का, तब जो है इसकी बात करेंगे। अभी समझ लो महाभियोग शब्द का मतलब है कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाना है। तो कैसे हटाया जाएगा, ये सारी चीजें महाभियोग में, उसके ऊपर इम्पीचमेंट चलाया जाता है तो उसको कहते हैं महाभियोग। या फिर किसी उच्च न्यायालय के जज को हटाना हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाना हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहां से लिया है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग अमेरिका से लिए हैं। ये इतने कॉन्सेप्ट कहां से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। बिल्कुल इसको लिख लीजिएगा, एक सवाल यहां से आना ही आना। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो है और कहां से क्या लिया गया है, तो जैसे आयरलैंड का हम लोग देख लेते हैं कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आयरलैंड से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, इसको हम लोग यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। तो आयरलैंड से जो सबसे पहली चीज हम लोगों ने ली है वो ली है डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसके आप अलावा देखो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, ये भी कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन, कैसे राष्ट्रपति चुना जाएगा, उसके चुनाव का जो प्रोसीजर है वो कैसा होगा, क्या पद्धति अपनाई जाएगी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा आप देखो तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये खास बात है, यहां पर ध्यान दीजिएगा जब मैंने नामांकन लिखा है, ये नामांकन। राज्यसभा में आप देखो कि जो है लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस और सोशल वर्क के क्षेत्र से वहां पर कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं जिसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। ये जो नामांकन होता है राज्यसभा में सदस्यों का, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहां से लिया है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। लेकिन अगर पूछ ले कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहां से होता है, अगर पूछ ले कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहां से होता है, तो निर्वाचन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। जबकि राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। सवाल को बहुत ठीक से पढ़िएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, नहीं है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। यहां तक बात समझ में आ गई, कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, इसको भी यहीं पर हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। कनाडा के संविधान से अगर आप देखो कि हम लोगों ने क्या क्या लिया है, तो सबसे पहली चीज जो हमने ली है, जितनी भी आप देखो कि यूनियन को स्ट्रांग बनाने वाले प्रोविजन हमारे यहाँ है, जिसमें केंद्र को सशक्त बनाया गया है, वो प्रोविजन आप इस पॉइंट से कनाडा के प्रोविजंस को याद रख सकते हैं। केंद्र को सशक्त बनाने वाले लगभग प्रोविजन कहां से लिए गए, कनाडा से लिए गए हैं। अगर आप देखो कि ज्यादातर जैसे अगर आप बात करो तो सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है कि केंद्र तो सशक्त है लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ लक्षण ऐसे हैं जो फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, यानी फेडरलिज्म विथ यूनिटरी बायस का जो कॉन्सेप्ट है, यानी सशक्त केंद्र के साथ आप कह सकते हो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ, अभी बात करेंगे
जो संघीय व्यवस्था का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा आप देखो कि जैसे कि केंद्र जो है वो राज्यपाल का जो है अपॉइंटमेंट करता है राज्यों में। केंद्र जो है वो राज्यपाल का अपॉइंटमेंट करता है राज्यों में। तो यहाँ पर केंद्र को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? केंद्र करेगा, राज्य है लेकिन अपॉइंटमेंट राज्यपाल को कौन करेगा? केंद्र करेगा। और वो जो है आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, राज्य का जो है प्रमुख है, राज्य प्रमुख है। तो इस तरह जो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करेगा, ये प्रोविजन हम लोगों ने कहां से लिया है? ये प्रोविजन भी हम लोगों ने लिया है कहां से? कनाडा से लिया है। इसके अलावा आप देखो कि जो केंद्र में जो है अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई, जो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास रहेंगी। किसके पास रहेंगी? केंद्र के पास रहेंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे मुद्दे जो न संवर्ती सूची में है, न राज्य सूची में है, न संघ सूची में है, ऐसे विषयों पर अगर कोई परिस्थिति बन जाएगी तो ऐसे मुद्दों पर कानून कौन बनाएगा? है ना? तो ऐसे मुद्दों पर जैसे जो मोबाइल यानी कम्युनिकेशन की जो क्रांति 2009 में एकदम से हमारे यहाँ जो साइबर क्राइम जो हमारे यहाँ बढ़ा, ये किसी भी सूची में नहीं था। तो केंद्र ने इसको अपने ये उस समय क्या हुआ? ये अवशिष्ट शक्ति के रूप में देखा गया। तो कौन कानून बनाएगा? केंद्र की जिम्मेदारी। तो इस तरह वो मुद्दे जो किसी भी सूची में नहीं है उस पर जो है कौन निर्णय लेगा? तो यहाँ पर केंद्र को सशक्त बनाया गया है। ये भी प्रोविजन हमारे यहाँ कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने दक्षिण अफ्रीका से हमने एक चीज आपको बता ही दी है कि जो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन है वो कौन करेगा? वो जो है वो ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। इसके अलावा जो दक्षिण अफ्रीका से एक और कॉन्सेप्ट हमने लिया संविधान में संशोधन करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोगों ने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ये भी आप यहीं पर देख लो। दक्षिण अफ्रीका से दो चीजें हम लोगों की आप याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से एक तो संविधान संशोधन का जो कॉन्सेप्ट है, जो संविधान संशोधन का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दूसरा, जो राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों ने कहां से लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है, जो काकरन लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखो कि हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो जो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट है, समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। इसके अलावा आप देखो कि जो है हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? तो जो सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग अमेरिका से लिए। यानी अगर कोई बिल ऐसा है जो उस पर जो है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा एक साथ जो है बैठ करके मतदान करेगी किसी बिल पर, या किसी विशेष आह्वान पर राष्ट्रपति जो है संसद की संयुक्त बैठक को आहूत करता है। अभी बात करेंगे हम लोग। तो ये जो संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट है, ये भी हम लोग कहाँ से? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा आप अगर बात करो कि हम लोगों ने और किस देश से जो है लिया है, तो जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है? ये भी यहाँ पर देख लो। अब जर्मनी में मतलब क्या है कि जर्मनी का मतलब हिटलर को याद कर लो। अगर हिटलर है तो लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन होगा, क्योंकि वो तो तानाशाह है। तो इसलिए आपातकाल में जो है जो मौलिक अधिकार है, आपातकाल में जो मौलिक अधिकार का जो स्थगन है, मूल अधिकारों का जो स्थगन है इमरजेंसी के दौरान, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने क्या लिया है? कहां से लिया है? जर्मनी से लिया है। कि इमरजेंसी के दौरान मूल अधिकारों का क्या हो जाएगा? स्थगन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहां लिया है? ये कॉन्सेप्ट हम लोग जर्मनी से लिए हैं। इसके अलावा आप कहो कि हम किस देश से क्या लिए हैं, तो जैसे फ्रांस से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? अगर ये बात करें तो
जो हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक सिस्टम है ये हम लोगों ने फ्रांस से लिया है। इसके अलावा जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता बंधुता का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हम लोग जो है फ्रांस से लेकर के आए हैं। अगर आप कहो कि रसिया से हम लोगों ने क्या लिया है, तो फंडामेंटल ड्यूटी बहुत पूछा गया है कि रसिया से क्या लिया है, रसिया से क्या लिया है, तो फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, रसिया का। जबकि मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक कि एक चीज और जान लीजिए, जापान, जापान से क्या लिए? जापान पानी में मछली तैरती हुई दिखती है, इतना साफ जो है वो देश जो है, इतना क्लीन वो देश रहता है। जापान से क्या लिए? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी जो प्रक्रिया विधि ने स्थापित की है उससे जो है हमारे यहाँ वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहां से लिया है, तो जापान से लिया है। इस तरह आप देखो कि हम लोगों ने विभिन्न देशों के संविधान को जो है टटोला है और जहां से जो चीज अच्छी है उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। बात समझ में आ रही? तो इस तरह आप देखो कि विभिन्न देशों के संविधानों का जो हमारे संविधान का स्रोत है वो विभिन्न देशों के संविधानों को अवलोकन करने के बाद हम लोग लगभग कितने देशों के संविधान का अवलोकन किए थे, तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं 60 देशों के संविधानों का अवलोकन हम लोग किए थे। क्लियर है बात? तो कई सारे सवाल हम आपको जो है रिकॉल करते हुए चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक बात क्लियर हो तो आगे बढ़ा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो हम लोगों ने बात की थी, इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम ये कहने जा रहे हैं कि हमारे संविधान में नभ्यता और अनभ्यता का समन्वय किया गया है। नभ्यता और अनभ्यता यानी हमारा संविधान जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी रखता है, यानी फ्लेक्सिबल भी है हमारा संविधान, फ्लेक्सिबल भी है, और दूसरी चीज हमारे संविधान रिजिड भी है। क्या है? रिजिड भी है। यानी नभ्यता और अनभ्यता का क्या है, समन्वय है हमारे संविधान में। नभ्यता और अनभ्यता का क्या है, समन्वय है। क्यों हम कह रहे हैं कि नभ्यता और अनभ्यता का समन्वय है हमारे संविधान में? हमारे संविधान में बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे तत्व हैं जो संशोधित किए जा सकते हैं। हमारे संविधान को संशोधित किया जा सकता है। संशोधित का मतलब कि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि उसकी मूल संरचना को ही बदल दिया जाए, यानी कोई समय के साथ कोई चीज ऐसी है तो उसको ऐड कर लीजिए, कोई चीज निरर्थक हो चुकी है तो उसको माइनस कर दीजिए। इस तरह लॉ को जो है अमेंड करके अपने समय के हिसाब से उसमें अमेंड किया जा सकता है, बिना मूल संरचना को हट किए हुए, बेसिक स्ट्रक्चर को हट किए बिना हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है। ये संशोधन किस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके जो है होता है, तो हमारे यहाँ अनुच्छेद है 368, 368 एक अनुच्छेद है 368। यहाँ पर संशोधन का तरीका बताया गया है कि अगर हमारे यहाँ संशोधन होना है तो ये संशोधन कितने तरह से हो सकता है। तो इन्होंने कहा है कि 2 तरह से हमारे यहाँ संशोधन हो सकता है। अनुच्छेद 368 में कितने तरह के संशोधनों की बात करता है? 2 तरह के संशोधनों की बात करता है। बिल्कुल ये सवाल बना है कि अनुच्छेद 368 कितने तरह के संशोधनों की बात करता है? 2 तरह के संशोधनों की बात करता है। एक तो विशेष मेजॉरिटी से कुछ बिल हमारे यहाँ पास किया कराए जा सकते हैं, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और दूसरा राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन द्वारा संशोधन, अनुमोदन द्वारा संशोधन। यहां तक बात क्लियर है? तो एक तो विशेष बहुमत द्वारा जो है हमारे यहाँ संशोधन हो सकता है, अभी बताएंगे विशेष बहुमत क्या होता है, और दूसरा राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन द्वारा संशोधन। यानी विशेष बहुमत से तो हो सकता है,
यहाँ पर एक चीज और, विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, साथ में जितने भी राज्य हैं उनके आधे से एक अधिक राज्य का अनुमोदन होना चाहिए उस संशोधन के लिए। यानी कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको विशेष बहुमत से जो है संशोधित कर लीजिए, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको जो है आप विशेष बहुमत प्लस राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन द्वारा जो है संशोधित कीजिए। इवन कुछ नॉर्मल संशोधन भी हमारे संविधान में हो सकते हैं, यानी कोई जैसे कोई आम कानून में संशोधन होता है ऐसे उसमें संशोधन, उसमें सिंपल मेजोरिटी से भी हमारे यहाँ साधारण बहुमत द्वारा भी हमारे यहाँ संशोधन हो सकता है। साधारण बहुमत का मतलब है कि जितने भी लोग सदन में वोट डाल रहे हैं उसमें आधे से एक अधिक, यानी 50+1। जैसे मान लो कि सदन में 100 लोग हैं, तो अगर 51 लोग जो है बिल के फेवर में, यानी ये समर्थन करते हैं कि हाँ ये कानून सही बन रहा है, उसके पक्ष में वोट डाल देंगे, तो ये बहुमत कहलाती है साधारण बहुमत। क्या कहलाते हैं? साधारण बहुमत। आप समझो कि लेकिन ये जो साधारण बहुमत से कोई जो संविधान संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 का हिस्सा नहीं होगा। ये संशोधन जैसे आप देखो कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, नए राज्यों का गठन करना है, ये जो संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 368 का पार्ट नहीं होंगे, वो इस साधारण बहुमत के द्वारा जो है पारित, कोई ऑर्डिनरी बिल जो है वो साधारण बहुमत के द्वारा हमारे यहाँ संशोधित कर दिया जाता है। 368 में एक तो विशेष संशोधन, जैसे कुछ प्रोविजन ऐसे जिसके लिए विशेष संशोधन जो है, विशेष संशोधन क्या है कि जितने भी लोग जो है कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और वोट डालने वालों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत का 2/3 बहुमत, यानी एक तो सदन की जितनी संख्या है उसका बहुमत होना चाहिए, कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, जितने भी सदन में जो है लोग हैं उनका बहुमत होना चाहिए। दूसरी बात, मान लो कि जैसे सदन में मान लो कि 200 लोग हैं, तो 200 लोगों का मतलब है कि इसका 2/3, इसका भी 2/3, तो यानी 2/3 इसका बहुमत चाहिए आपको। क्लियर है? दूसरी चीज की जो वोट डाल रहे लोग हैं, जैसे मान लो कि इन 200 लोगों में 50 लोग कहते हैं कि हम जो है अब्सेंट हुए जा रहे हैं, हम जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो अब बचे कितने लोग? अब बचे 150 लोग। तो अब इन 150 लोगों का भी 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो ऐसा जो बहुमत होता है इसको कहते हैं विशेष बहुमत। क्या कहते हैं? विशेष बहुमत। जब ये इतने वोट उस बिल के फेवर में पड़ जाए कि हाँ 2/3 लोग ऐसा कहते हैं, जो लोग वोट डाल रहे हैं उपस्थित और वोटिंग करने वालों का 2/3 जो बहुमत, जो लोग वोट डाल रहे हैं और उपस्थित है यानी प्रेजेंट है सदन में, उनका 2/3 बहुमत उस बिल के फेवर में जो है वोट पड़ना होना चाहिए। तो ऐसे बहुमत को कहते हैं विशेष बहुमत। क्या कहते हैं? विशेष बहुमत। जैसे मान लो कि इस समय संख्या कितनी है? 545। कितनी है? 545। अब मान लो कि इसको एक तो कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए, तो कुल सदस्यों का बहुमत तो मान लो कि 273 होता है, आधे से एक अधिक, तो 273 वोट इसको जो है मिल जाए किसी, तो ये वाली कंडीशन तो पूरी हो गई कि कुल सदस्यों। अब जो भी सरकार होगी उसके पास तो 273 का नंबर होगा ना लोकसभा में, तभी तो सरकार में है, तो ये वोट तो उसके पड़ ही जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग वोट डाल रहे हैं उसका 2/3 बहुमत। तो अगर आप मान लो कि इस 545 में जो है 45 लोग एब्सेंट हो गए, नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी बिल की वोटिंग के ऊपर, तो अब बचे 500 लोग। कितने लोग बचे? 500।
तो इसका अगर आप 2/3 देख लो तो लगभग कितना हो गया, लगभग हो गया 333 लोग। तो अब ये क्राइटेरिया तो पूरा है, लेकिन ये भी क्राइटेरिया पूरा होगा तब, यानी इतने लोग जो है कहें कम से कम कि हाँ ये अमेंडमेंट ठीक है, तब ये बहुमत कहलाएगी विशेष बहुमत। क्या कहलाएगी? विशेष बहुमत। तो एक तो विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं, जैसे कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो केंद्र के साथ साथ राज्यों के ऊपर भी इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे जब जीएसटी बिल आया था तो उसमें राज्यों के हित भी छुपे हुए थे, यानी यहाँ पर जो है केंद्र और राज्य की शक्तियां जो है आपस में जो है टकरा गई थी। तो कि जो राज्य के राजस्व के ऊपर भी फर्क पड़ रहा था और केंद्र के राजस्व में भी अमेंडमेंट, जो सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप थी बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो है अमेंडमेंट किया जा रहा था जीएसटी बिल, है ना, कि पूरे भारत के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया। तो यहाँ पर हमें जिस टाइप की जो है संशोधन करने की आवश्यकता होगी वो ये वाला है, यानी विशेष बहुमत, यानी ऐसा वोट उसके फेवर में पड़े, प्लस जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं उसमें आधे से एक ज्यादा राज्य की विधानसभा सभाओं द्वारा वो बिल जो है पास हो चुका हो, तब जो है वो बिल जो है ये इस कंडीशन के द्वारा पारित माना जाएगा। इसको कहीं कहीं पर जो लोग हैं उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं, लेकिन संविधान में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नाम का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो मैं भी जनरली इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैंने सीधे सीधे उसी चीज को यहाँ पर लिख दिया है। तो आप देखो, तो कुछ चीजें हमारे यहाँ क्या है कि आसानी से जो है संशोधित की जाती है, जबकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत आसानी से संशोधन उसमें संभव नहीं है जब तक इस तरीके से उस चीज को फॉलो ना किया। और ये कोई छोटी चीज नहीं है, जब आप जो है संशोधन कराने, देखो जीएसटी बिल कितने सालों जो है लटका रहा है ना, कितने साल लगे जीएसटी बिल को पास होने के लिए, क्योंकि इस कंडीशन के द्वारा उसको पास होना था। बस एक तो विशेष बहुमत महासंसद में दोनों सदनों में पास होना चाहिए विशेष बहुमत के द्वारा, प्लस जितने भी राज्य हैं उसमें आधे से एक अधिक राज्यों की प्रत्येक विधानसभाओं द्वारा वो बिल पास होना चाहिए, तब इस तरह से जो है उसमें संशोधन हो सकता है। तो कितना कठिन है संविधान में संशोधन करना कुछ मामलों में। तो देखो कि हमारा संविधान रिजिड भी है और हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है। ऐसा नहीं है कि संविधान बहुत आसानी से संशोधित किया जा सकता है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है उसको जैसे उसको संशोधन करने के तरीका बहुत कठिन है। कुछ ऐसे भी क्लॉज हैं जो साधारण आम कानूनों जैसे उसको जो है संशोधन करने का तरीका बहुत आसान है। तो हमारा संविधान एक रूप से फ्लेक्सिबल भी है और एक तरह से रिजिड भी है। तो हमारा संविधान रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक कॉम्बिनेशन के रूप में, ये हमारे संविधान की एक बहुत खास बात है और यही कारण है कि इतना समय बीतने के बाद भी हमारा संविधान हमारे लिए आज भी उतना ही उपयोगी बना हुआ है। क्लियर है ये बात? आगे देखिए, आगे अब बात करते हैं हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम की। किसकी बात कर लेते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम की। पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें, यानी संसदीय व्यवस्था की अगर हम बात करें कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है, तो संसदीय व्यवस्था बेसिकली कहते हैं इसको कहीं कहीं पर जो है उत्तरदायी सरकार यानी अकाउंटेबल सरकार के नाम से भी जाना जाता है, या मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को जाना जाता है। देखो जो सिस्टम है वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो प्रेसिडेंशियल यानी अध्यक्षीय प्रणाली होती है, अध्यक्षीय प्रणाली होती है जो अमेरिका में है, और या तो वो पार्लियामेंट्री जो है व्यवस्था होती है। क्या होती है? पार्लियामेंट्री व्यवस्था यानी संसदीय प्रणाली होती है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली अपनाया गया, संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन में, अध्यक्षीय प्रणाली है अमेरिका में। हमने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की जगह ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट किया है। क्यों अडॉप्ट किया है? कुछ खास रहा होगा। क्या अंतर है अध्यक्षीय और संसदीय प्रणाली में? पहले इसको समझ लीजिए। अध्यक्षीय प्रणाली में राज्य प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होगा, वही राज्य का भी प्रमुख होगा और वही राष्ट्र प्रमुख होगा। जबकि संसदीय प्रणाली में
राज्य प्रमुख अलग होता है। आप देखो राष्ट्रपति होता है राज्य प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख आप देखो राष्ट्र प्रमुख जो होगा वो राष्ट्रपति होगा, और जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। यानी एक नाम मात्र का या इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये प्राइम मिनिस्टर होता है। तो एक नाम मात्र का कार्यपालक है हमारे यहाँ, और एक जो है वास्तविक कार्यपालक है। यहाँ पर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो एक नाम मात्र का कार्यपालक है हमारे यहाँ, और एक नामित कार्यपालक है। इन दोनों तरह की चीज होती है कहाँ? संसदीय प्रणाली में। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में राज्य प्रमुख होता है और राष्ट्र प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होता है। जो प्रेसिडेंट बनेगा वही राज्य प्रमुख भी है और वही राष्ट्र प्रमुख भी है। दूसरी सबसे अहम बात, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और जो विधायिका होती है दोनों में जो है समन्वय रखा जाता है। दोनों में संबंध, सकारात्मक संबंध रखा जाता है। दोनों एक दूसरे से, मतलब जो कार्यपालिका है, जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति अकाउंटेबल रहती है। अगर लो मोशन आ जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, और कोई मिनिस्टर कोई गलत काम किया है, वो जो है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो बिल अगर पास हो जाता है तो पूरी सरकार गिर जाएगी। यानी ऐसा माना जाता है कि जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, जो भी 66-65, वो सब मिल करके निर्णय लेते हैं, वो सब मिल करके हमारे यहाँ सरकार चलाते हैं। कोई एक व्यक्ति हमारे यहाँ सरकार नहीं चलाता। जो निर्णय की शक्ति वो एक समूह लेता है, ना कि एक व्यक्ति लेता है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में एक व्यक्ति डिसीजन लेता है, ना कि एक समूह डिसीजन लेता है। क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है, तो जब एक समूह कोई निर्णय लेगा तो उस निर्णय के ऑथेंटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं रेदर देन एक व्यक्ति द्वारा कोई निर्णय लिया गया। दूसरी बात, जब कानून बनाने वाला और कानून लागू करने वाला एक ही का मिश्रण कर दिया जाए कि हम कानून बना रहे हैं, हम ही लोग मिलकर के उस काम को ग्राउंड तक पहुंचा रहे हैं, तो जो गट्स होते हैं, जो रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी होती है, उसके अच्छे परिणाम आने के जो है पॉसिबिलिटी, संभावना बन जाती है। जबकि कानून अगर बनाने वाला अलग है और कानून लागू करने वाला अलग है, तो हमने बना के दे दिया कि जाओ इसको इम्प्लीमेंट करो, लेकिन उस भावना से उस कानून को लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने उस भावना को देखा ही नहीं जब कानून बन रहा था। तो उसका जो परिणाम आने, जो अच्छे परिणाम आने की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट किया, ना कि अध्यक्षीय प्रणाली को अडॉप्ट किया। क्लियर है बात? खास बात, अगर पूछ ले कि संसदीय प्रणाली की खास बात क्या है, तो संसदीय प्रणाली की खास बात ये है कि यहाँ पर एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, यानी कार्यपालिका की विधायिका के प्रति संयुक्त रूप से जो है जवाबदेहिता बनती है ना। दूसरी जो खास बात है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ये बहुत खास बात है। नामित और जो है वास्तविक कार्यपालक होता है, नामित और वास्तविक कार्यपालक होता है, ये भी खास बात है किसकी? संसदीय प्रणाली की। ठीक है, तो ये जो कुछ फीचर्स हैं जो कहां पर होते हैं, संसदीय प्रणाली की, ये खास बातें हैं, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले कैरेक्टरिस्टिक, अगले फीचर की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था ली गई है। ठीक है, एक चीज हमने और आपसे बात की थी कि एक हमारे यहाँ जो है क्या है, संसदीय संप्रभुता है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। इसका मतलब क्या है कि संसदीय संप्रभुता, इसका मतलब ये है, देखो इसको बहुत ध्यान से समझिए। जो संसद है वो बहुत से संविधान के तत्वों को जो है संशोधित करने की क्षमता रखती है। दूसरी चीज, जो हमारे यहाँ न्यायपालिका है वो बहुत से संशोधनों को जो है खारिज कर देती है। उसके पास जो है जुडिशियल रिव्यू का जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति
न्यायपालिका के पास। तो अब एक बात बताओ कि संसद बड़ी कि न्यायपालिका बड़ी? सवाल बन गया। संसद बड़ी कि न्यायपालिका बड़ी? संसद कहेगी हम बड़े और न्यायपालिका कहेगी हम बड़े। संसद के अपना कानून बनाएगी, न्यायपालिका उसको खारिज कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी कि नहीं कर देगी? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने संसद की संप्रभुता को तो वैल्यू दी है, लेकिन न्यायपालिका की सर्वोच्चता को भी वैल्यू दी है। न्यायिक सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट अमेरिका का है, जबकि संसदीय संप्रभुता का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन का है। कहाँ का है? ब्रिटेन का। संसद कानून अगर जो है केवल संसदीय संप्रभुता होती तो इसका मतलब कि संसद जो कानून बना देती, जो कुछ बना देती। देखो दो बातें हैं, एक है प्रक्रिया जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको कह सकते हो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब अगर कानून बनाने का तरीका वही है जो संविधान में लिखा गया है कि किस तरीके से कोई कानून बनता है, और हमने उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करके कोई कानून बनाया है, भले कुछ भी बना दिया गया, उसमें क्या चीजें लिख दी गई हैं, क्या नहीं, किन तत्वों को जगह दी गई है, ये अलग बात है, उसका कंटेंट नहीं देखा जाएगा। सिर्फ कानून बनाने की प्रोसीजर को देखा जाएगा कि सही तरीके से कानून बनाया है कि नहीं बनाया है। ऐसी व्यवस्था को कहते हैं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मान लो कि थप्पड़ मारने की सजा संसद जो है फांसी की सजा जो है रख दे, लेकिन कैसे संशोधन किया है, ये संशोधन के तरीके को जो है रिव्यू कर सकती है कौन? कोर्ट। बाकी जो लिख दिया संसद ने वही संप्रभु है, वही माने। तक जो न्यायपालिका है वो उसके तत्व को जो है अवलोकन नहीं करेगी, खास बात। जबकि दूसरी तरफ जब हम कह रहे हैं कि न्यायिक सर्वोच्चता भी है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हम तो एक तो ये चीज देखेंगे कि किस तरह से जो है संशोधन किया गया, जो संविधान में लिखा है उसी प्रोसीजर के तहत संशोधन किया गया कि नहीं। दूसरा, क्या संशोधन किया गया, यानी उसमें क्या क्या तत्व जोड़े गए कि थप्पड़ मारने की जगह फांसी थोड़ी लिख सकते हैं। थप्पड़ मारा या मान लो चोरी किया तो चोरी करने की सजा फांसी थोड़ी हो सकती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि हम उस संशोधन में क्या क्या चीजें, यानी मूल की जो संविधान है उसके मूल स्ट्रक्चर को तो हर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को जो है कई सारे संशोधनों को असंवैधानिक घोषित करने की भी शक्ति है, और साथ ही साथ संसदीय संप्रभुता को भी निहित रखा गया है, यानी संसद कई सारे ऐसे बड़े संशोधन कर सकती है। तो संसदीय संप्रभुता को भी जगह दी गई है और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, इन दोनों को एक साथ बैठाया गया, इन दोनों को मिक्स करके बैठाया गया। यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अनुच्छेद 13 हालांकि सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही है, पूरे संविधान के लिए नहीं है। दूसरा अनुच्छेद 32 है ना, अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय को मिलता है। क्लियर है? हालांकि वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही जो है मिलता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरा, हमारे यहाँ एकात्मक झुकाव के साथ फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म यानी संघीय, यहीं पर समझ लो संघीय, पहले समझ लो संघीय व्यवस्था क्या होती है। संघीय व्यवस्था का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर between two authorities, between two or more than two authorities। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दो या दो से ज्यादा सत्ताओं के बीच शक्तियों का समान बंटवारा। जैसे वहां पर देखो आप, केंद्र में एक सरकार है, एक सरकार राज्य में है ना। राज्य अपनी राज्य सूची पर कानून बनाएगा, केंद्र अपनी केंद्र सूची पर कानून बनाएगा, है ना। तो हमारा संविधान जो है वो संघीय व्यवस्था, तो हमारे संविधान में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो संघीय व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, पर हमारे यहाँ एकात्मक झुकाव है। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसमें केंद्र को सशक्त बना दिया, जैसे इमरजेंसी जो है लग सकती है, राज्य जो है केंद्र से अलग नहीं हो सकते,
एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट होगा, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट जो है केंद्र करेगा। इन सब मामलों में केंद्र क्या हो गया, सशक्त हो गया। तो कुछ मामलों में केंद्र को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। फॉरेन पॉलिसी कोई राज्य नहीं देखेगा, फॉरेन पॉलिसी किसके पास रहती है, केंद्र के पास रहती है। इमरजेंसी केंद्र लगा सकता है, 3 तरह की इमरजेंसी हमारे यहाँ है, जैसे नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है, और इस प्रेसिडेंशियल रूल भी लगता है, यानी अगर राज्य जो है असंवैधानिक तरीके से कोई कार्य कर रहे हैं राज्य सरकारें, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, अनुच्छेद 356। नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 लग जाता है ना। फाइनेंशियल यानी वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 का प्रोविजन। तो केंद्र को कहीं कहीं सशक्त बनाया गया है। एकल नागरिकता है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि राज्य की अलग नागरिकता है और केंद्र की अलग नागरिकता है। इस तरह आप देखो तो हमारे यहाँ संघ को ज्यादा शक्तिशाली, थोड़ा सा शक्तिशाली, थोड़ा सा झुकाव के साथ बाकी फेडरलिज्म को हमारे यहाँ रखा गया है। तो आप कह सकते हो कि यूनिटरी बायस है बट फेडरलिज्म है, यानी फेडरलिज्म विथ यूनिटरी बायस, संघीय व्यवस्था है एकात्मक झुकाव के साथ। 3 स्तर पर हमारे यहाँ सरकारें हैं। आप देखो 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है लोकल बॉडीज को भी जो है वैल्यूज दी गई। स्वतंत्र निकाय हमारे यहाँ काम करते हैं, जैसे LIC, जैसे कि आप देखो लोक सेवा आयोग है का गठन है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन है, मानवाधिकार महिला आयोग है, निर्वाचन आयोग है, कई सारे स्वतंत्र निकाय हमारे यहाँ काम करते हैं। एकीकृत न्यायपालिका है और साथ ही साथ स्वतंत्र है। इसका मतलब कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो संघ कानून को भी लागू करेगी और राज्य कानून को भी लागू करेगी, जबकि जो संघीय न्यायपालिका होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो केंद्र की न्यायपालिका है वो केंद्र के कानून को लागू करती है और जो राज्य की न्यायपालिका है वो राज्य के कानूनों को लागू करती है, जैसे अमेरिका का। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ जो एकीकृत है, केंद्र के कानून को भी लागू करेगी और राज्य के भी। सबसे सर्वोच्च न्यायपालिका हमारे दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्य की अपनी उच्च न्यायालय, उसके बाद अधिकांश न्यायालय जिसमें जिला न्यायालय वगैरह आते हैं, सब ये सब हो जाए। स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब कि जो न्यायाधीश है उनके कार्यकाल का सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उनका वेतन भत्ता नहीं कर सकता, उनके अपॉइंटमेंट में जो है संसद पर उनके जो न्यायालय है उसके कार्यकाल पर जो है चर्चाएं नहीं कर सकती। तो यहाँ पर उनकी जो है स्वतंत्रता को रखा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि जो विधायिका है वो जजेस के बीच थोड़ा सा, इसका भी ध्यान रखा गया है। समझ रहे कि लाभ दे दिया कि तुम रिटायरमेंट के बाद तुमको कोई पद, तो ऐसा कोई प्रोविजन हमारे यहाँ नहीं है। रिटायरमेंट के बाद कामकाज से जजेस को दूर रखा गया है, तो ऐसे प्रोविजन हमारे यहाँ है। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ जो है वो हमारी विशेषताओं के रूप में जानी गई। आज के वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, खूब सारी शुभकामनाएं। पढ़े भारत, बढ़े भारत, जय हिंद, जय भारत।